बखैर अगले पेशावर की सरहद शुरू होने से पहले ही लिखा हुआ नज़र आ जाता है, जिसका मतलब है खुश आमदीद। आज पाकिस्तान के जिस शहर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पेशावर, जिसको पेशावर, पेशौर और पखौर भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान के शहरों में कदीम और छठा बड़ा शहर है। यहाँ के मुकामी लोग पख्तून कहलाते हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 1.97 मिलियन यानी तकरीबन 2 करोड़ थी। नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस NWFP यानी शुमाल सरहदी सूबा, जिसका नाम अब बदल कर खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया है। नस्ली एतबार से पख्तून पाकिस्तान में रहने वाली नस्लों में दूसरी बड़ी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी है। साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया में इसका शुमार पुराने शहरों में होता है। ये गंधारा तहजीब का दारुल हुकूमत भी रहा। पेशावर शहर का जिक्र हिंदुओं की मुक़द्दस किताब वेद में भी मिलता है। इंडो आर्य ख़ानदान के लोग यहाँ के रहने वाले थे। कनिष्का बादशाह जो खुशान कबीले से ताल्लुक़ रखता था, उसने यहाँ पर स्टोपा बनवाया, जिसके आसार पेशावर के नवाही इलाकों में आज भी पाए जाते हैं। इस स्टोपा की इमारत उस वक्त के ही हिसाब से सबसे ऊंची इमारत तस्वर की जाती थी। यहाँ पर हेफ्टलाइट्स, सफ़ेद हुन, हिंदुओं, कुशान, मुसलमानों और अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। मुगलिया दौरे हुकूमत में ये बेहतरीन तजारती मरकज़ शुमार किया जाता था। 1747 में यहाँ पर दुरानी हुकूमत थी जो 1776 तक रही। फिर 1823 में सिख और 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत कायम की और 1947 के बाद हुकूमत पाकिस्तान कायम हो गई। पेशावर का नाम संस्कृत में पुरुषा यानी आदमियों का शहर से निकला है। मुगल बादशाह अकबर के अहद में पुराशवर हुआ। हिंदू राजा पुरुष के नाम पर पड़ा था, जिसका मतलब संस्कृत में शहर है। जब यहाँ पर बुद्ध मत के लोग रहते थे तो इस वक्त इसका नाम पुशारपुरा था, जिसका मतलब है फूलों का शहर। इसका हवाला संस्कृत के गंधारा रस्मुल खत में भी मिलता है। पुराने चीनी बुद्ध राहब भी इस शहर का हवाला देते हैं। पुराने रस्मुल खत में शाहपुर के ज़माने में भी इसका नाम यही था। गंधारा वादी में एक शहर का तज़किरा किया गया है। ये भी पेशावर शहर के बारे में हवाला हो सकता है। मौरखीन इस शहर के 2 नाम बताते हैं, पराशवर और पुरशवर। अकबर बादशाह के ज़माने में इसका नाम पेशावर हो गया और आज तक उसी नाम से पुकारा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके नाम का माखज़ फ़ारसी ज़बान है, जिसका मतलब है फ्रंटियर टाउन या सरहदी शहर। एक और थ्योरी के मुताबिक ये फ़ारसी अवाड्रन नाम से लिया गया है, जिसका मतलब है आने वालों का शहर या सरहदी शहर। बरसगीर पाको हिंद में आने के लिए सबसे पहले दरा खैबर को अबूर करना पड़ता है। अकबर आज़म के ज़माने में अबुल फजल मुबारक इसके दोनों नाम इस्तेमाल करता है, पेशावर और पेशावर। सिकंदर आज़म ने वादी पेशावर को मुसख्खर किया सिंध पर हमला आवर होने से पहले। सेलूकस नेक्टर जो यूनान से ताल्लुक़ रखता था, पेशावर का हुक्मरान रहा। पेशावर के नवादरात में से एक गुलदान मिला है, जिसमें सोफोक्लिस के एक ड्रामे एंटिगनी के एक मंजर की अक्कासी हो रही है। सेलूकस को शिकस्त देकर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की। चंद्रगुप्त मौर्य की सल्तनत का दारुल हुकूमत पाटलिपुत्रा था, जो पट्टम में वाक़या है और आजकल यूपी बिहार की एक स्टेट है। दारुल हुकूमत का पेशावर तक राब्ता बराह रास्त सड़क से कर दिया गया। मौर्य हुकूमत की जब ताकत ख़त्म होने लगी तो अफ़गानिस्तान ने सलूसिड के तसल्लुत से आज़ादी का ऐलान कर दिया और पुराने पेशावर पर कब्ज़ा कर लिया। बाद ये शहर फिर गोंडाफेयर्स के हाथ लगा।
जो इंडो पैरथन हुकूमत से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने तख्त बई में अपनी खानगाहें कायम की। पेशावर खुशान के कब्ज़े में भी रहा। खुशान हुकूमत अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी और इस शहर को अव्वल दारुल हुकूमत का दर्जा हासिल था। खुशान का दारुल खिलाफा कपैसी था जो आजकल बिग्राम कहलाता है। पुराने पेशावर की आबादी 1,20,000 बताई जाती है और ये उस वक्त दुनिया का 7वां बड़ा शहर था आबादी के लिहाज से। बुद्धमत का पैरोकार होने के सबब बादशाह ने बुद्धमत की महावीर यानी सबसे बड़ी खानगाह बनवाई। उसकी वफात के बाद एक बहुत बड़ा कनिष्का स्टूपा पेशावर में बनवाया गया जहां बुद्धा के तबरकात रखे गए। खुशान हुकूमत के दौर को सुनहरी साल कहा गया। खुशान बादशाह वासुदेवा के साथ ही इख्तिताम पजीर हो गया। ईरानी हुक्मरान शाहपूर वन ने जब पेशावर पर हमला किया और बुद्ध खानगाह को बहुत नुकसान पहुंचाया। खुशान शाहपूर के ज़ेरे नगू हो गए और उनका तमाम तर असर रसूख ख़त्म होने लगा। खुशान लोगों की तमाम ज़मीनी तिजारत बंद कर दी गई। निष्का 3 दोबारा से अपने पूरे पेशावर पर कंट्रोल बहाल करने में कामयाब हो गया और पूरी रियासत पर कब्जा कर लिया। ईरानी कबीला जिसको वाइट हुन या सफ़ेद हुन कहा जाता है, उन्होंने पेशावर में बुद्ध खानगाहों को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर इन्हीं के दौरे हुकूमत में इन खानगाहों को दोबारा बहाल भी किया गया। इसको बेहतर शक्ल दे दी गई। ये मीनार बुलंद तरीन शुमार होता था। इसके बारे में सयाह बताते हैं कि इसकी लंबाई 560 फुट यानी 170 मीटर, लेकिन आजकल के मुताबिक इसकी लंबाई का तखमीना 400 फुट और 120 मीटर लगाया जाता है। चीनी सयाह सोंगयन और शोनजोन पेशावर के बारे में लिखता है कि यहाँ पर बुद्ध खानगाहें मुनहदिम हो रही हैं, फिर भी बुद्ध राहिब और पैरोकार इन्हीं खंडरात में तालीम हासिल करते रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 1000 ख़ानदान रहाइश पजीर हैं। 7वीं सदी में यहाँ पर सेथिन आए। इसके बाद हिंदू शेष जो काबुल से ताल्लुक़ रखते थे वो आए। उन्होंने यहाँ पर अपना तसल्लुत कायम किया। फिरोजपुरा यानी पेशावर में इस्लाम का तारुफ 7वीं सदी के आखिर में हुआ। पहला पश्तून कबीला डेलाजक पेशावर में आबाद हुआ। रफ्ता रफ्ता दरिया सिंध के साथ साथ आबादी का सिलसिला शुरू हो गया। अल-मसूदी अरब मौरख के मुताबिक 10वीं सदी के वस्त में फिरोजपुरा परवशवर के नाम से जाना जाने लगा। 10वीं सदी में ही पहले मुसलमान हमला आवर बादशाह सुबक्तगीन ने पेशावर पर हमला किया। उसके बाद सुबक्तगीन के बेटे महमूद गजनी ने राजा जयपाल और उसके बेटे आनंद पाल को शिकस्त देकर पेशावर में गजनी हुकूमत कायम कर ली। उनके दौरे हुकूमत में अफ़गानिस्तान और लाहौर ने पेशावर के लिए फ़ौजी छावनी का काम किया। 10वीं और 12वीं सदी में पेशावर हिंदू नाथ पैनाथिन योगियों की भी खिदमत करता रहा। ये योगियों का कबीला सूफियों के करीब तरीन था। मोहम्मद गौरी मुसलमान हुक्मरान पेशावर पर काबिज हुआ। फिर 1200 में मंगोल ख़ानदान ने पेशावर शहर को तहबाला करके रख दिया, लेकिन लोधी ख़ानदान के दौर में पेशावर एक अहम तरीन मरकज़ था। पश्तून और यूसुफजई कबाइल के लोगों ने पेशावर में आबाद होना शुरू कर दिया। 15वीं और 16वीं सदी के अरसे में काशी हेल के कबीले ने दिल आज़क कबीले को दरिया सिंध की जानिब धकेल दिया। 1515 में दरिया सिंध के किनारे लड़ाई के दौरान वो इलाका जो मर्दान के शहर के नज़दीक है, वहाँ पर दिलकज़ई कबीले को धकेला गया था। पेशावर इंडिया और सेंट्रल एशिया में तिजारत के लिए बेहद अहम रहा है। बहुत से लोग यहाँ पर तिजारत की गर्ज से आते और जाते रहे हैं। 1586 में 1000 ऊँटों का काफिला तिजारती सामान के साथ जा रहा था। किला बाला हसार के करीब हादसाती तौर पर आग लग गई। पेशावर में मुगलिया दौरे हुकूमत के दौरान सवात भी मुग़ल हुक्मरानों के कब्ज़े में रहा। मुग़ल बादशाह बाबर के ज़माने में इसको बिग्राम का नाम
دیا گیا۔ بابر نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز پشاور کو بنایا۔ بابر کے بیٹے ہمایوں کو پشتون بادشاہ شیر شاہ سوری کا سامنا کرنا پڑا، جس نے 16ویں صدی میں جی ٹی روڈ یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ بنائی تھی۔ اس کے دور میں یہ سڑک اہم تجارتی نقل و حمل کی اہمیت کی حامل تھی۔ اکبر بادشاہ کے دور میں اس کا نام بگرام سے بدل کر دوبارہ پشاور رکھ دیا گیا۔ روشنائی تحریک جو صوفی شاعر بہزاد پیر روشنائی کے زیر قیادت مغلوں کے خلاف شروع کی گئی تھی، روشنی تحریک کے پیروکاروں نے 1587 میں شہر کو گھیرے میں لیے رکھا۔ پشاور میں شالامار باغ بنایا گیا مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں، لیکن اس کا اب کوئی وجود نہیں رہا۔ اورنگزیب مغل بادشاہ کے دور حکومت میں کابل کے گورنر محبت خان بن علی مردان خان نے 17ویں صدی میں پشاور کو اپنا دارالحکومت بنائے رکھا اور اس شہر کو مشہور اور خوبصورت مسجد بنا کر دی، جس کا نام اس کے نام پر رکھا گیا، مسجد محبت خان۔ مغلیہ دور حکومت میں یوسف زئی قبیلے نے بھی شورش کی اٹک کے مقام پر 1672 میں اور افریدیوں نے بھی درہ خیبر کے قریب خون ریزی کی۔ مغلیہ فوج کے ایک دستے کی درہ خیبر کے قریب اور درہ خیبر کو ہر طرح کی ترسیل کے لیے بند کر دیا گیا۔ مغلیہ فوج جس کی سربراہی خود اورنگزیب کر رہا تھا، اس نے اس علاقے کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد بہادر شاہ ظفر نے پشاور اور کابل کے عہدے کو سنبھالا، لیکن اس کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ 1738 میں پشاور مغل گورنر نواب ناصر کے زیر اثر آ گیا۔ ایرانی حملہ آوروں کے دور میں جب انہوں نے پشاور پر حملہ کیا تو 1747 میں پشاور میں احمد شاہ درانی نے اپنی حکومت قائم کی اور مغلیہ طرز پر سردیوں میں اسے اپنا دارالخلافہ بنایا اور کابل میں گرمیوں میں اپنا دارالخلافہ بنایا۔ قلعہ بالا حصار افغان بادشاہوں کی رہائش گاہ ہوتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں اس بات کو انگریز مورخ ولیم مور کرافٹ نے اپنے سفر نامے کے دوران نوٹ کیا۔ پشاور خشک فروٹ کی بہترین منڈی تھا۔ بر صغیر میں تیمور درانی کا پوتا محمد شاہ درانی جب بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ستیلے بھائی شاہ شجاع درانی کو بے دخل کر دیا۔ 1803 میں شاہ شجاع درانی نے خود کو بادشاہ ڈکلیئر کیا اور محمد شاہ درانی کو قلعہ بالا حصار میں قید کر دیا۔ اس نے وہاں سے فرار حاصل کر لیا۔ آخر کار 1807 میں انگریزوں نے شاہ شجاع درانی سے پشاور میں سفارتی ملاقات کی۔ شاہ شجاع کے بھائی محمد شاہ درانی نے پشاور کو دوبارہ فتح کر کے یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی اور مارچ 1823 تک نوشہرہ میں لڑائی ہوتی رہی اور محمد شاہ درانی حکمران رہا۔ 1758 میں مرہٹوں نے سکھوں کے ساتھ مل کر پشاور پر قبضہ کر لیا اور درانی حکومت کو شکست دے دی۔ اس حملے سے پہلے تیمور شاہ درانی اور جہان خان کے دستے قلعہ بالا حصار کی نگرانی کرتے تھے، اور جب رگھوناتھ راؤ ہلکور اور چڑت سنگھ کے ساتھ پشاور کو چھوڑا تو تجوکی کی راؤ ہلکور کو اپنا نمائندہ بر صغیر میں مقرر کیا۔ رنجیت سنگھ نے 1818 میں پشاور پر حملہ کیا، لیکن اس نے وہاں کے سرداروں کو حکومت کرنے کی اجازت دی۔ 1823 میں رنجیت سنگھ نے پھر پشاور فتح کر لیا اور یار محمد کو گورنر مقرر کیا۔ 1830 تک الینا ڈاربروز کے مطابق یہاں کی معیشت بالکل بیٹھ گئی، کیونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہاں کے محلات اور زرعی کھیت بالکل تباہ و برباد کر ڈالے۔ رنجیت سنگھ نے کابل سے آنے والے تجارتی قافلوں پر ٹیکس عائد کر دیا اور کسانوں کو کہا گیا کہ وہ خراج کے طور پر رنجیت سنگھ کی حکومت کو حصہ دیں۔ فروٹ منڈی کافی مندے میں چلی گئی اور رنجیت سنگھ نے پاولو ایویٹبال کو پشاور کا ایڈمنسٹریٹو مقرر کر دیا۔ یہ شخص لوگوں کے لیے خوف و ہراس کا باعث بنا۔ پشاور اس وقت گیلوز اور گیبٹس کے نام سے جانا جانے لگا۔ 1630 میں محبت خان نے جو سرافہ بازار بنوایا تھا وہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ 1834 میں ہری سنگھ نلوا کمانڈر ان چیف کی فوج نے پشاور کا رخ کیا تاکہ پورے شہر کو سکھ سلطنت کے زیر تسلط
کیا جا سکے۔ ہری سنگھ نے سکھ راج میں سکھ گردواروں کو بحال کیا، ان کی اثر نو تعمیر کروائی، قلعہ بالا حصار کو مرمت کروایا۔ 1845 سے 1846 تک برطانوی اسٹیٹ انڈیا کمپنی نے سکھ راج کو مات دے کر پشاور پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بغیر کسی خون ریزی کے پرامن طریقے سے پشاور پر برطانوی حکومت کا غلبہ ہو گیا۔ 1868 میں پشاور میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوا، ریلوے لائن کو باقی انڈیا کے ساتھ جوڑا گیا، مسجد محبت خان کا تقدس سکھ حکومت میں پامال کیا گیا، اس کی تعمیر نو کی گئی۔ سر محترم ڈورینڈ نے انڈین گورنمنٹ اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں کی۔ برطانوی دور حکومت میں کننگھم کلاک ٹاور ملکہ برطانیہ کی گولڈن جوبلی کی خوشی میں بنایا گیا۔ 1906 میں وکٹوریہ ہال بنایا گیا جو اب پشاور میوزیم ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں یہ ہال بنایا گیا تھا۔ 1901 اور 1903 میں برطانوی طرز تعلیم متعارف کروایا گیا اور ایڈورڈ کالج اور اسلامیہ کالج اور چرچ کے زیر اہتمام چلنے والے متحد اسکول بنائے گئے۔ 1901 میں انتظامی امور بہتر بنانے کے لیے شمال سرحدی صوبے کو پنجاب سے الگ کر دیا گیا اور پشاور کو اس صوبے کا دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ 1910 میں پرانے پشاور کے علاقے میں فسادات شروع ہوئے جو کہ ہندو تہوار ہولی اور 12 ربیع الاول کے موقع پر ہوئے۔ بہت سی جانیں ضائع ہوئیں اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ بعد ازاں ہندو مذہبی رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ ہولی کا تہوار ان کے اپنے علاقے میں منایا جائے گا۔ ہندو اور مسلمان مذہبی رہنماؤں نے امن و امان قائم کرنے کی کوششیں کی جاری رکھی، لیکن اس حادثے میں پھر بھی 450 گھر اور دکانیں متاثر ہوئیں، 4 ہندو اور 5 مسلمان بھی مارے گئے۔ برطانوی دور حکومت میں پشتو قبیلے اور ہندو خوان پشاور کلچر میں شامل ہوئے اور انہوں نے پشاور کی ثقافت کی بنیاد بھی رکھی اور اسے قائم بھی رکھا۔ خان غفار خان جو گاندھی کے پیروکاروں میں سے ایک تھا، پشاور کا رہائشی تھا، اس نے غیر اشتعال انگیز تحریک چلائی بطور مہاتما گاندھی کے پیروکار کے، اور 1930 میں قصہ خوانی بازار میں ایک بہت بڑا احتجاج بھی کیا گیا، انگریزوں کے خلاف اور ان کے قوانین کے خلاف بھی۔ اس احتجاج میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، برطانوی حکومت کی طرف سے بھی اوپن فائر کھول دیا گیا۔ 1947 میں پشاور پاکستان کا حصہ بنا۔ اس کے اہم انتظامی امور کو ہندو، سکھ اور مسلمان سنبھالتے تھے۔ 1950 میں پشاور یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور قریبی تمام اداروں کو اس میں شامل کر دیا گیا۔ پشاور شہر کے گرد 16 دروازے بنا دیے گئے۔ پشاور کو ہپی ٹریل کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ 1970 میں پشاور ہپیوں کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔ 1980 میں پشاور نے CIA کے لیے سیاسی مرکز کا کام دیا، مجاہدین کی تربیت کی گئی یہاں پر، اور 1980 میں 1 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں آئے، جن میں سے 25% پشاور شہر میں رہے اور شہر کی آبادیات ہی بدل کر رہ گئی۔ پاکستان کو دہشت گردوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تحریک طالبان اور پاکستان تحریک طالبان دونوں نے ہی پشاور کو نشانہ بنایا۔ صوفی خانگاہیں، اسکول اور پولیس اسٹیشن ان کی زد میں رہے۔ 2014 میں طالبان نے 132 معصوم طلبہ کو جام شہادت نوش کروایا۔ 2022 میں 200 لوگ اور جنوری 2023 میں 100 لوگ شہید کر دیے گئے۔ پشاور تینوں اطراف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی ہے، ایک طرف پنجاب کے میدانی علاقے سے ملتا ہے۔ اس کو گندھارا وادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پشاور کا موسم گرم ہے اور سردیوں میں یہاں پر ٹھنڈ پڑتی ہے، نومبر سے شروع ہو کر مارچ میں ختم ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 اور کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور سردیوں میں کم از کم 4 گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 18 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں گرمی سردی دونوں موسموں میں بارشیں ہوتی ہیں اور مونسون کے سیزن میں بھی بارشیں ہوتی ہیں۔ پشاور مغربی ایشیا کے باقی پرانے شہروں کی طرح سے ہے، جیسے لاہور، ملتان اور دہلی، جہاں بھی دریا بہتا ہے، اور دروازوں میں اندرون شہر بھی آباد ہیں اور قلعے بھی موجود ہیں۔ پرانے پشاور کی بھی قلعے بالا حصار کی حفاظت کی جاتی تھی، لیکن اب صرف
टूटी फूटी दीवारें रह गई हैं। घर और हवेलियाँ भी मौजूद हैं। बहुत से घर कच्ची ईंटों के बनाए गए हैं जो इन घरों को ज़लज़ले से बचाती हैं। घरों के दरवाजे और बालकनियाँ लकड़ी की बनी हुई हैं। सेठी मोहल्ला, कोटला मोहसिन खान, चौक यादगार, किस्सा खानी बाज़ार पेशावर के पुराने इलाकों में शुमार होते हैं। अंदरून शहर को मरम्मत की बहुत ज़रूरत है। पेशावर शहर के दरवाजे भी बहुत खस्ता हाल हो चुके हैं। गवर्नमेंट की याद दहानी के बावजूद इन पर अभी तक बहाली का कोई काम नहीं हो सका। पेशावर की आबादी तकरीबन 24,82,000 है। ये पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में ये सबसे बड़ा शहर है और आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। पेशावर की ज़बानें पश्तो, हिंद को दफ्तरी ज़बान अंग्रेज़ी और स्कूलों में उर्दू है। पश्तो के अलावा उर्दू ज़बान सारे शहर में बोली और समझी जाने वाली ज़बान है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, 20,000 के लगभग, क्रिश्चियन 7,000, अहमदिया फ़िरके के लोग और हिंदू और सिख भी यहाँ पर मुकीम हैं। 2008 में सिख बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आकर यहाँ आबाद हुए और उन्होंने खुद को पश्तून कहलवाया और पश्तो ज़बान बोलने लगे। बहुत कम तादाद में यहाँ पर यहूदी भी मौजूद थे, लेकिन 1940 में वो पेशावर छोड़कर चले गए। 1978 में अफ़गान महाजरीन ने अपने मुल्क में जंग की वजह से यहाँ पर हिजरत की और 1979 में सोवियत यूनियन के हमले के बाद 1 लाख अफ़गानी यहाँ पर आए और इस सूबे में काफ़ी ख़राबियाँ उनकी वजह से पैदा हुई। इन्हें वोट देने का हक मिला, लेकिन गैर कानूनी तौर पर। फनकारों और मौसीकारों का हब बना, यानी मिल बैठते थे जहाँ पे। उन्होंने वहाँ पर अपने कारोबार का आगाज़ किया। 2005 तक 25% आबादी गैर महसूस तरीके से पेशावर की आबादी में शामिल हो चुकी थी, जो 2 लाख से तजावज़ कर गई। 2001 में जेलोज़ई कैंप में इनकी 3 लाख की तादाद पाकिस्तान आई। ये कैंप एशिया का सबसे बड़ा कैंप शुमार किया जाता है, जो पनाह गज़ीरों के लिए बनाया गया था। अफ़गान महाजरीन पर दहशतगर्दी में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। 2015 में इनको वापस भेजने की पॉलिसी भी बनाई गई, लेकिन बहुत से अफ़गानी अपनी असल शनाख्त भी खो चुके हैं और उनमें से बहुत से अफ़गानी ऐसे हैं जो अरसा दराज से पाकिस्तान में मुकीम हैं। पेशावर से रेलगाड़ी मुख्तलिफ शहरों के लिए चलती है। अवाम या अवामी एक्सप्रेस, खैबर मेल, खैबर सफारी ट्रेन इसमें शामिल हैं। बाचा खान एयरपोर्ट मुकामी और गैर मुल्की परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। मुकामी शहरियों के लिए बस सर्विस भी है और इंटरसिटी बस सर्विस पेशावर आने और जाने वाले मुसाफिरों को सहूलत फराहम करती है, जिसमें बहुत सी कंपनियां शामिल हैं। अवामी नेशनल पार्टी सियासत में सरगर्म अमल रही और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुत्तहदा मजलिस अमल को चुना गया। इस जमात ने इस्लामी कवानीन की पाबंदी करवाई। ख़वातीन की इश्तहारों वाली तस्वीर को हटा दिया गया, लेकिन मुशर्रफ दौर के बाद अवामी नेशनल पार्टी की जमात इलेक्शन जीत ना सकी और पाकिस्तानी तालिबान ने इनके बहुत से लोगों को मार डाला और 2013 में तहरीक इंसाफ अक्सरियत से जीत गई। पेशावर के मईशत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा सियाहत की वजह से पहुंचा। इसको हिप्पी ट्रेल भी कहा जाता था। इसकी फ़ीकस सालाना आमदनी 55,240 और इस्लामाबाद में 1,70,000 और कराची में 66,359 रुपये है। पेशावर के गिरदोनवा में गरीब लोग हैं। इनकी आमदनी पाकिस्तान की कुल आमदनी का 20% से भी कम है। वर्ल्ड बैंक ने शहर की हालत देखते हुए कुछ नौकरियां और कंप्यूटर प्रोग्राम्स नौजवानों के लिए शुरू किए ताकि माशी हालात को बेहतर बनाया जा सके। जमरोद रोड पर सनती स्टेट है, जहां फर्नीचर, मार्बल और फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज हैं। हयाताबाद में 646 सनती यूनिट थे, जिनमें से अब बेशतर बंद हो चुके हैं। चाइना के साथ भी पाकिस्तान के स्पेशल जोन में माशी प्रोग्राम काम कर रहे हैं, जो सड़कें बनाने में और लोगों को रोज़गार फराहम करने में मुआविन साबित हो रहे हैं। पेशावर में 12% लोग फॉर्मलाइज्ड रोज़गार कमाते हैं, 41% पर्सनल सर्विस में, 55% मजदूरी करके कमाते हैं। इस्लाम के नाम पर भी लोगों को इस्तेमाल किया गया और पैसा देकर उनसे वायलेंस का काम लिया गया। इस शहर की माशी बदहाली की सबसे बड़ी वजह दहशतगर्दी, बिजली, पानी, गैस का फुकदान, ज़राए आमदोरफ्त की कमी ने पसमानदगी में पूरा किरदार अदा किया है। जीटी रोड इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर को आपस में मिलाती है। मोटरवे 2 इस्लामाबाद और लाहौर के लिए इस्तेमाल होती है।
GT रोड अफगान बॉर्डर, काबल और सेंट्रल पेशावर को मिलाती है। रिंग रोड पूरे पेशावर के चारों तरफ में चलती है। कराकोरम हाईवे, इंडस हाईवे और कोहाट टनल इसको चाइना, सिंध और कोहाट से मिलाती हैं। 86% पानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 39% प्राइवेट कंपनियां फराहम करती हैं। तालिबान ने बहुत से गुलकारों को मार डाला, लेकिन 2014 में ज़रबे असद के बाद गुलकारों की माली इमदाद भी की गई ताकि वो अपना घर बार चला सकें। पेशावर म्यूज़ियम 1907 में मलका विक्टोरिया के नाम पर बनाया गया था। यहाँ पर 14,000 के करीब कीमती अशिया रखी गई हैं, जिनमें मुगलिया दौर, गंधारा, खुशान और इंडो शेथियंस ज़माने की चीज़ें शामिल हैं। बेशुमार कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और स्कूल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेस शामिल हैं। 9 मेडिकल कॉलेज, 2 गवर्नमेंट और 7 प्राइवेट हैं। करतबा यूनिवर्सिटी, सरहद यूनिवर्सिटी और फास्ट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। अब्बासीन यूनिवर्सिटी, बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी, इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी, पुराने कॉलेजों में एडवर्ड कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज जो बाद में पेशावर यूनिवर्सिटी का दर्जा पा गया। गौर खत्री बहुत खूबसूरत इमारत जहां आरा बेगम ने मुगलिया दौर में बनवाई, अब शायद हिंदुओं का शमशान घाट है। खेलों के लिए स्टेडियम मौजूद हैं। मशहूर लोगों में पाकिस्तान के साबिक सदर गुलाम इसहाक खान, बादशाह खान, सरदार वली खान, असफंदियार वली खान, दिलीप कुमार, शाहरुख खान, विनोद खन्ना, पृथ्वीराज कपूर, देवानंद, रहमान बाबा और खुशहाल खान खट्टक शामिल हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।